आज मैंने फिर से एक नई वीडियो बनाई है और ये ऑन डिमांड आपके लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया मुझे कि सर कल हमारा ग्लोबलाइजेशन का एग्ज़ाम है और यूनिट 4 का एक कॉन्सेप्ट है सर जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत से बच्चों ने ऐसा कहा कि प्लीज़ सर हमारे लिए वीडियो बना दीजिए। तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। यूनिट 4 से है कृषि, वैश्वीकरण और विकासशील देश। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चन है, देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि वैश्वीकरण जो है उसका कृषि के रिगार्डिंग विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा दोस्तों कि विकासशील देश जो है क्या। मैं आपको बता दूं, कुछ बहुत तरह की इसकी परिभाषा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो आज़ाद हुए हैं वो देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। कौन से देश? ऐसे देश जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भी विकासशील जो है ऐसे देश होते हैं जो कि अभी भी औद्योगिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यानी अभी अगर हम बात करें तो उन देशों का आर्थिक विकास नहीं हुआ है और उन देशों में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी मौजूद हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि होना। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं हम आर्थिक व्यवस्था की, तो उस देशों पे कुछ देश जैसे विकसित देश हैं उन देशों पर हमें अर्थव्यवस्था के मामले में निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा जो सतत विकास नहीं हो पाता, एक इसकी समस्या। दूसरी बात, देश के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा नहीं होता। यदि कई बार विकासशील देशों में हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर भी अच्छा होता है, तो वो देश कहीं ना कहीं विकास नहीं कर पाता। तो कुछ लोग कहते हैं कि विकासशील देश ये होते हैं। अब हमें दूसरी बात करनी है। अब हमें पहले ये समझना है कि भैया हमने बात कर ली विकासशील देश क्या थे। अब हमें ये बताना है कि भैया वैश्वीकरण क्या है। तो मैंने आपको अपनी पहली भी वीडियो में बताया है कि वैश्वीकरण क्या है। अगर आपने ये क्वेश्चन अब तक नहीं समझा है तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाइए, ज़रूर वीडियो को देखें, ताकि आपसे एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर नहीं आ रहे तो वैश्वीकरण की आयाम आप अच्छे से समझ के जाइए, उसे बनाइए और उसको लिख के जाइए। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण इन शॉर्ट में इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको किस तरीके से लिखना होगा। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा कि विभिन्न देशों की आज जो अर्थव्यवस्थाएं हैं या फिर विभिन्न देश जो आज एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं या उनका एकीकरण होता जा रहा है, यही प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण है। अगर हम बात करेंगे अब कि विकासशील देशों में वैश्वीकरण जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखो प्रभाव एक सिक्के की वही वाली बात है, दो पहलू वाली, कि दो तरीके से इसके प्रभाव पड़े। एक तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है? सबसे पहले कि विकासशील देश यानी ऐसे देश जो कि अभी भी औद्योगिक गतिविधियों से गुजर रहे हैं, जिनका अच्छे से विकास नहीं हुआ है, वो देश क्या है, उन देशों में आज इस वैश्वीकरण के थ्रू कृषि से रिगार्डिंग नई नई तकनीकें मिल रही हैं। जैसे कि पहले अगर हम विकासशील देशों के बारे में बात करते हैं तो पहले इतने आत्मनिर्भर नहीं थे कि वो अपना बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करके अपना उत्पादन बढ़ा सके। लेकिन आज क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण का दौर जब चल रहा है तो जो विकसित देश हैं उनसे विकासशील देश क्या करती है, अपने लिए कुछ तकनीकें ले लेती हैं, उधार ले लेती हैं या फिर उनसे पैसों में खरीद लेती है और उनकी तकनीकों का प्रयोग करके आज क्या कर रही है, वो अपने जो उत्पादन है जिससे कि उनका सकल घरेलू उत्पादन जिसे हम इन शॉर्ट में जीडीपी भी कहते हैं, हमारे देश की जीडीपी जो है उसमें भी इसको बेनिफिशियल मिल रहा है। एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, यानी कृषि से रिगार्डिंग कि कृषि से रिगार्डिंग क्या फ़ायदा हुआ है। सबसे पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण के आने से कृषि के क्षेत्रों में नई नई तकनीकें देशों को मिल रही है। आज देश उन तकनीकों का प्रयोग करके क्या कर रहा है, अपनी जो कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि कर रहा है, जिससे कि उसकी जो घरेलू उत्पादन है, सकल घरेलू उत्पादन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जीडीपी, उसमें वृद्धि हो रही है। जैसे दूसरी बात करते हैं कि दूसरा फ़ायदा हमारे लिए क्या हो रहा है, तो दूसरा फ़ायदा ये हो रहा है विकासशील देशों में बहुत से विकासशील देश, देखो मैंने आपको अभी बताया कि विकासशील देश वो देश होते हैं जिनमें इतना अच्छा खासा देश विकास करने में जनता के लिए सहायक नहीं हो पाती या उस देशों का विकास ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण उनके पास अच्छा पैसा नहीं होता। अच्छा से पैसा नहीं होता तो अच्छी तकनीकें भी नहीं ले पाते। लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में बहुत सी कंपनियां आपके देश में आ रही है
और बहुत से बैंक भी हैं जो प्राइवेट, जो आपके देश के नहीं है, विदेशों के बैंक है। जैसे मैंने आपको ऑफशोर्स बैंकिंग के बारे में बताया था, जिसे अब तटीय बैंकिंग कहते हैं। दोस्तों उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी देखें, क्योंकि उस वीडियो को 9,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और वो वीडियो ऐसी है जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो WTO को भी देखना, उसको तो भाई 12,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो और वो वीडियो अपडेट हुए अभी, आपको मैं बता दूं कि 1 वीक भी नहीं हुआ है। तो 1 वीक में भी अगर इतनी ज़्यादा व्यूवर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो टॉपिक आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स भी सोच रहे हैं उस टॉपिक के बारे में। तो हम वैसे अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ऋण देने की आसान सुविधा होना। आज क्या हो रहा है कि विदेशी कंपनियाँ, विदेशी बैंक आपके देश में आ रहे हैं और किसानों को जो भी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग लोन लेना चाहते हैं उन्हें आज लोन मिल रहा है। आज वो उन लोन की सहायता से क्या कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी में, अन्य प्रकार के या फिर क्रियाकलापों में, खेती बाड़ी में, ऐसे भाई आपको ट्यूबवेल लगाना है या फिर आपको अच्छे किस्म के खाद लेने या और भी चीज़ें लेने, तो उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं आपको वो खरीदने में सहायक हो जाती है। तो ये अपनी सरकार ने आपको ये फ़ायदा दिया है कि भाई अगर वैश्वीकरण आपको आ रहा है तो जो विदेशी देश हैं वो आपको इस तरीके से मदद कर रही है। अगली बात करते हैं हम कि सरकार द्वारा सब्सिडी देना। अब ये सब्सिडी बड़ा क्या होती है? सब्सिडी का मतलब होता है एक खास रियायतें जो कि सरकार द्वारा गरीब या ऐसे लोगों के लिए दी जाती है जो कि भी अपना विकास ज़्यादा नहीं कर पाते। ये ज़्यादातर सरकार की तरफ से दी जाती है और ये मेनली क्या होता है कि भी अपनी उदार भूमिका निभाने के लिए कि हम बहुत अच्छी सरकार है, हम आपके लिए आपको जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। देखो सब्सिडी का मतलब नॉर्मल से विशेषाधिकार, आप इतना समझ के चलेंगे। ऐसा होता था कि पहले विकसित देशों में कि वहाँ की जनताएं बहुत कम होती थी जो कि खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर का काम करती थी। लेकिन अगर वो जनता भी अगर एग्रीकल्चर का काम छोड़ देगी तो विकसित देशों को क्या होगा कि दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। इसीलिए विकसित देश अपनी जनता के लिए क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं, अपनी कृषि के लिए सब्सिडी देते हैं ताकि किसान को यदि उसकी लागत मूल्य से कम भी पैसा मिले तो सब्सिडी के थ्रू उसको जितना पैसा उसने लगाया है वो सारा उसको पहले ही मिल जाए ताकि वो खेती करना ना छोड़े। इस मामले में भारत सरकार ने भी अपने जो किसान हैं उनको क्या किया है, सब्सिडी देने का जो अवसर है ये देना शुरू कर दिया है। लेकिन ये विकसित देशों की तरह तो नहीं करता, या और भारत की बात छोड़ दूँ मैं, और विकासशील देश हैं वो उतना तो नहीं दे पाते, पर हाँ कि क्या है कि आज किसानों को वैश्वीकरण के थ्रू क्या मिल रहा है, एक सब्सिडी की सुविधाएं तो मिलने लग रही है। तो एक ये फ़ायदा हुआ है। अगला पॉइंट आपका है कि अच्छे किस्म के जो उर्वरक खाद वगैरह है ये वैश्वीकरण के आने से आपके देश में आए। फॉर एग्जांपल आपने भारत के संदर्भ में एक छोटी क्लासों में एक टॉपिक पढ़ा हुआ जिसे बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या हुआ था कि मैक्सिको से वैज्ञानिक आए थे, यहाँ पर उन्होंने देखा था कि यहाँ की जलवायु जो है वहाँ की जलवायु से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि भारत में अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता। तो क्या हुआ कि भाई भारत में अच्छा उत्पादन नहीं होता, उसकी वजह ढूंढी गई। तो ये पता लगाया गया कि भारत में अच्छे किस्म के जो बीज और खाद उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही। इसीलिए क्या किया गया आगे चल के कि अच्छे किस्म के बीज लाए गए जिससे भारत का जो खाद्यान्न संकट है उससे भारत को निजात मिला। तो इससे गुणवत्ता में कृषि के सुधार हुआ। तो ये भी फायदा हमने देखा कि वैश्वीकरण था तभी हुआ, वरना और कोई ऐसा समय तो नहीं रहा प्राचीन काल से कि कोई अपनी तकनीक देने के लिए या अपने और उपकरण देने के लिए आपके लिए सहायक हो जाए। अगली बात है, अगला फायदा है कृषि के क्षेत्रों में कि आज किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार खुल गए। अब देखो वैश्वीकरण खुला तो वैश्वीकरण में आज हम जैसे अब चावल ही उगाते हैं, मान के चलो चीन पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे चावल उगाता है, दूसरे पे भारत आता है। तो भारत जो है जो चावल का उत्पादन करता है इतने बड़े पैमाने पे, तो भारत के किसान आज क्या कर सकते हैं, आज वैश्वीकरण के थ्रू क्या है कि दूसरे देशों में जाकर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपना जो भी सामान है उसको बेच सकते हैं। तो किसानों को ये फ़ायदा मिल रहा है। अगर देश में उसे उचित मूल्य नहीं मिलता तो विदेशों में अपनी वस्तुओं को बेचकर वो अधिक लाभ कमा पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे देश में आपस में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ती थी, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, जिसके कारण भाई किसानों को सस्ते दाम में बेचना पड़ जाता था। लेकिन इससे अब उसको क्या है कि देश में नहीं बिक रहा, विदेशों में बेच रहे हैं, वहाँ उसकी बहुत सी डिमांड है। तो एक फ़ायदा ये हुआ है। अगला फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि बहुत से देश ऐसे थे
जहाँ पर खाद्यान्न संकट था। खाद्यान्न संकट का मतलब है कि अच्छा उत्पादन नहीं होता था। जैसे अरब कंट्रीज़ है, अरब कंट्री यानी मुस्लिम कंट्री। जैसा कि आप जानते हो मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या चीज़ कॉमन है, मुस्लिम चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पर तेल बहुत उत्पादन होता है, और तेल उत्पादन होने के कारण वहाँ पर पानी नहीं होता, पानी रेत ज़्यादा पाया जाता है। रेतीला इलाका होने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि आपकी खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो पाती, जिसके कारण दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वैश्वीकरण के कारण आज बहुत सी तकनीकें बन गई है। जैसे इजराइल, आपने एक देश का नाम सुना होगा, वो रेत पे भी खेती करता है। तो क्या है, ये तकनीकें आज वैश्वीकरण के कारण वो धीरे धीरे एक दूसरे के सहयोग में ला रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, तो उससे एक देश को नहीं बल्कि कईयों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव कि भाई वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर कृषि पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि भाई हम ज़्यादातर उत्पादन अच्छा करने के कारण क्या कर रहे हैं, अच्छे किस्म के खाद और उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अच्छे किस्म के खाद और उर्वरक इस्तेमाल करने से एक पल के लिए हमारी उत्पादन क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि ज़मीन से जो नाइट्रोजन की मात्रा है आपकी, वो धीरे धीरे आपकी ख़त्म होने लगती है। और जब नाइट्रोजन की मात्रा ख़त्म होने लगती है तो क्या प्रॉब्लम आती है कि ज़मीन बंजर होना शुरू हो जाती है। तो पहला लाभ तो आपको हानि जो है इसके बारे में तो आपको पता चल गया। जरा आप आगे बात करते हैं कि बहुत से लोग, देखो आगे नुकसान क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण के आने से विकासशील देशों में बहुत से ऐसे भी कृषक हैं जो खेती बाड़ी करना छोड़ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे क्रियाकलाप जो है, आपके दूसरे जो काम है उनके ऊपर अपना ध्यान देने की कोशिश करना शुरू कर रहे हैं। वो कि खेती बाड़ी के जो कार्य, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती काम होता है। दूसरी बात, अगर बारिश वगैरह आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसमें भी वही फसलों को नुकसान हो जाता। जितनी पूंजी लगाई, जितना पैसा लगाया, उतना आपको रिफंड भी नहीं आता। तो अगला ये एक आपको नुकसान हो रहा है कि बहुत से लोग आपके देश में कृषि कार्य को छोड़ रहे हैं। जो विकासशील देश एक समय पर कृषि प्रधान माने जाते थे, क्योंकि बड़े बड़े तो उद्योग थे नहीं उनके देशों में, तो वो अब धीरे धीरे अपने जो पुराने क्रियाकलाप है उनको भी छोड़ते जा रहे हैं। अगले नुकसान के बारे में बात करेंगे कि वैश्वीकरण का क्या नुकसान हो रहा है। वैश्वीकरण के आने से एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिगार्डिंग हमारे चल रहे हैं। अगली बात करते हैं कि बहुत से लोग, मैंने अभी आपको बताया कि कृषि कार्य छोड़ रहे हैं, उसके कारण क्या आ रहा है। अब देखो भाई, कृषि कार्य छोड़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी कि भैया खेती बाड़ी कम हो जाएगी। खेती बाड़ी कम होगी तो खाना जो उत्पादन हो रहा है आपका, उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो भैया खाना तो खाना ही है आपको। आप अपने देश में नहीं मंगाएंगे तो दूसरे देश से आपको मंगाना पड़ रहा है। दूसरे देश से मंगा रहे हैं तो विकासशील देशों में वैसे ही पैसे की इतनी किल्लत होती है अब, और उसको पैसे के लिए उसका पैसा देश के बाहर जाता है, जिसके कारण उसकी विकास गति जो होती है वो उतनी बेहतर ढंग से नहीं चल पाती जितनी बेहतर ढंग से उसको चलना चाहिए। तो दोस्तों अगली बात करते हैं हम कि अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जिससे कि भी हमारी खेती बाड़ी पर या फिर एग्रीकल्चर पर क्या नुकसान हो रहा है वैश्वीकरण का। तो अगला पॉइंट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट ही नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी, आप लिख सकते हो। आप सुन लेंगे मेरी बात अच्छे से, जैसा भी समझ में आता है अपने कॉपी में लिख लेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब कम और नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। अब एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं लोग, खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, तो लोग बाग गाँव में रह के क्या करेंगे। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरों में प्रवास कर रहे हैं। शहरों में प्रवास करने का मतलब यही है कि गाँव की जनसंख्या कम हो रही है, ग्रामीण इलाके खत्म होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे गांव में सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग और स्त्रियां ही रह रही है। जितने भी युवा अवस्था के जो लोग हैं वो शहर पढ़ाई करने या अन्य क्रियाकलाप करने के लिए आते जा रहे हैं, आकर्षित होते जा रहे हैं। तो ये एग्रीकल्चर पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगला इम्पैक्ट आपका एग्रीकल्चर पे क्या पड़ रहा है कि ऋण की सुविधा आपको आसानी से तो मिल रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ रहा है कि भैया आप कर्ज के बोझ पर दबे जा रहे हो। और जैसे कोई भी बैंक है आपको फ्री में लोन नहीं देता, आपको क्या है कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ जमा करना पड़ता है। अब जमा करने के कारण यदि कभी आपका ऐसा होता है कि आप उनके पैसे नहीं लौटा पाते, तो आपको अपनी ज़मीन या जो भी अपनी चीज़ में गिरवी रखी है उससे आपको हाथ धोना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो बहुत आर्थिक बोझ के दब जा रहे हैं, आर्थिक ऋण के बोझ में दबते जा रहे हैं। तो उन देशों को क्या उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको आत्महत्याएं भी बढ़ रही है। जैसे पूरे भारत में हम जानते हैं महाराष्ट्र में एक विदर्भ नाम की जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही है।